मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इसके साथ ही संसद के बजट सत्र में मंगलवार को मोदी सरकार ने अगले 5 साल का हिसाब किताब रख दिया। देश को बता दिया कि किस मद में सरकार कितना खर्च करेगी और किस ओर विकास की धारा बहेगी। बजट के बाद सबकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं और उनके तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट देश के संसद में प्रस्तुत हुआ है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है और ये बजट वास्तव में बहुत ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में चूंकि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है और कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष बात है कि कृषि और रोजगार के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है और इससे निश्चित रूप से कृषि और रोजगार के क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी, किसानों में समृद्धि बढ़ेगी। बजट जो अगले वर्ष देश में जो प्राप्ति होने वाली है और जो खर्चा होने वाला है उसका गवर्नमेंट के द्वारा एक प्लान किया जाता है कि गवर्नमेंट इतनी मतलब वर्ष में उसकी इतनी इन मदों से प्राप्ति होगी और वो इन मदों पे खर्चा करने वाले हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो अनुमान होता है कि अगले साल उनकी प्लानिंग क्या है, वो किस दिशा में खर्चा करने वाले हैं और उनको प्राप्तियाँ क्या क्या होगी। इस तरीके की एक समझ लीजिए प्लानिंग है बजट पूरा साल भर का जो वित्तीय अनुमान है सरकार का कि कहाँ से उनको इनकम होगी और कहाँ वो एक्सपेंस करने वाले हैं, उसका एक समझ लीजिए प्लानिंग है वो। जी, गवर्नमेंट किस प्रकार से बजट को बनाती है, क्या क्या रूपरेखा है वो देखती है, किस प्रकार से बजट होना चाहिए? गवर्नमेंट एक्चुअली जो पिछले उसके अनुभव रहे हैं, पिछले उनकी जो वित्तीय मतलब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और एक्चुअल प्राप्तियाँ रही है और अगले साल उनका विज़न क्या है, वो किस दिशा में आगे जाना चाहती है, देश को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहती है कि वो देश को एक्चुअली अपना देश अभी तक के विकासशील है, अभी आगे अब अपन विकसित दिशा की ओर विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस अब ज़्यादा डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में है क्योंकि आप तो उस दिशा पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है। और पहले जो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति का जो इनकम होता है प्रायः घर खर्चे में चले जाता है, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता, तो वो मध्यम वर्ग में रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है तो उसका जो घर खर्चा है वो एक समझ लीजिए संतुलित हो जाता है, कम हो जाता है और वो सेविंग्स और वो इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने विकास की ओर, अपने लग्जरी की ओर ज़्यादा खर्चा कर पाता है, तभी उसको बोला जाता है कि ये उन्नत व्यक्ति हो गया, विकसित व्यक्ति हो गया। तो किसी भी देश की बजट जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस या उसके ऊपर खर्चा होगा तो विकास उसका उतना ज़्यादा होगा, ये अपन मान सकते हैं। तो देश अब आगे विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट का फोकस भी यही है कि वो विकसित राष्ट्र की तरह डिफेंस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतना देश जो है, वहाँ की जो इंडस्ट्री है, वहाँ के जो पर्सन है, वहाँ का जो सर्विस इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ेगा, उनको अच्छी रियायत मिलेगी, अच्छी सहूलियत मिलेगी, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो गवर्नमेंट का फोकस अभी विकसित राष्ट्र की ओर है। वैसे देखा जावे तो इनकम टैक्स में भले उन्होंने स्लैब नहीं बढ़ाया, लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्गों को छूट देने के लिए जो एक टैक्स में छूट का प्रोविज़न है, जैसे पहले 5 लाख तक के अगर कोई रिटर्न भरता था तो धारा 87 के अंतर्गत उनको छूट मिल जाती थी, मतलब जितना टैक्स आता था उसका रिबेट मिल जाता था। वर्तमान जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो 7 लाख रुपए तक के कर दिया गया, मतलब अगर 7 लाख तक के कोई रिटर्न भरता है तो उसको टैक्स नहीं लगता है। और
एक जो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसके साथ साथ एक न्यू टैक्स रिजीम भी ला दिया गया है, जिसके अंतर्गत टैक्स का रेट बहुत कम कर दिया गया है। मतलब 3 लाख तक के टैक्स फ्री है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% लगता है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% लगता है, 9 लाख से 12 लाख तक 15% लगता है। तो देखा जाए तो एक मतलब समझ लीजिए टैक्स बर्डन मध्यम और निम्न वर्ग के ऊपर में निश्चित तौर पे कम हुआ है, और गवर्नमेंट लगातार मतलब वो स्लैब तो नहीं बढ़ा रही है, लेकिन ये रिबेट के माध्यम से कहीं ना कहीं राहत पहुंचा रही है। लेकिन इस साल ऐसा लगता है वर्तमान जो बजट आने वाला है कि उसमें वो टैक्स का स्लैब भी बढ़ाए, और ताकि लोगों को क्या होता है कि मानसिक रूप से शांति मिले कि हमारा स्लैब बढ़ गया है तो हमको डायरेक्ट छूट मिल गया है। ये रिजिम में और टैक्स रेट में जो छूट देते हैं कई लोगों को समझ में नहीं आता है वो। जीएसटी को लेकर भी कई वाद विवाद सामने आते हैं, जी उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जनरल सेल्स टैक्स। देखिए, जीएसटी देखा जाए तो एक ऐसा टैक्स था जो गवर्नमेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग था। आप देखेंगे ना, कई राष्ट्र मतलब कई देशों की सरकार जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद समझ लीजिए सरकार रही नहीं वहाँ पे, सरकार मैनेज नहीं कर पाई, वहाँ की सरकार मतलब गिर गई बोलना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जो एक उनको रिसर्च करके एक मतलब समझ लीजिए एक ठोस तरीके से जो चीज़ों को लाना चाहिए था, वो क्रमबद्ध तरीक़ों से उसमें बहुत नोटिफिकेशन लाना पड़ रहा है, बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, बहुत सारे सर्कुलर लाने पड़ रहे हैं। उसके कारण से क्या हो रहा है कि आम आदमी के समझ में जल्दी से नहीं आ रहा है और बहुत कॉम्प्लिकेशन उसमें हो गया है। तो जैसे कि इनकम टैक्स को देखा जाए अभी तो बहुत सरल हो गया है और बहुत फेसलेस हो गया है। उसमें यूँ कह लें तो मतलब बोल लीजिए भ्रष्टाचार करप्शन जो सा है वो कम हो गया है, क्योंकि सारी चीज़ें फेसलेस हो गई है। तो जीएसटी में कहीं ना कहीं अभी पूरा मैनुअल इन्वॉल्वमेंट है और सारी चीज़ें अभी इस्टेब्लिश हो रही है, रोज़ अभी तक के इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट को उस दिशा में बहुत जल्द से जल्द उसको सेटल करना चाहिए और नियम कानून को बिल्कुल एक सॉल्व करके एक इस्टेब्लिश कर देना चाहिए, इजी लॉ जो है, और आगे उसमें भी फेसलेस और सारी चीज़ें कर देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो आगे चल के बहुत अच्छा होगा अपने लिए। तो आपके हिसाब से कुछ पॉइंट्स में आप समझाएंगे कि बजट किस प्रकार से होना चाहिए आने वाला मोदी 3.0? बजट एक्चुअली इस तरीके से होना चाहिए कि देश का सर्वांगीण विकास हो, देश की इंडस्ट्री भी बढ़े, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी राहत मिले, कृषक वर्ग को भी एमएसपी वगैरह की जो डिमांड लगातार चल रही है तो कुछ एमएसपी के ऊपर भी थोड़ा बहुत कानून बने या सपोर्ट प्राइस मतलब फिक्स हो ताकि उनको भी राहत मिले। और शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर भी एक अच्छा काम होना चाहिए, क्योंकि देखते हैं अपन कि शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर वैसे हालांकि इम्प्रूव हो रहा है लगातार, लेकिन कुछ मजबूती से उसमें आगे करने की ज़रूरत है। तो उस और भी जो है बजट मतलब कुछ एलोकेशन बढ़ना चाहिए स्वास्थ्य की ओर, शिक्षा की ओर, कृषि की ओर, और इंडस्ट्री भी मतलब जो स्टार्टअप वगैरह अपना चल रहा है उसके लिए भी कुछ मतलब राहत जो चल रही है वो आगे बढ़नी चाहिए। तो ये सब होगा तो निश्चित तौर पर बैलेंस तरीके से अपना देश आगे बढ़ेगा और सारी चीज़ें होंगी। एक सैलरीड पर्सन को बजट किस प्रकार से देखना चाहिए? सैलरीड पर्सन प्रायः अपन देखें तो नौकरी पेशा व्यक्ति हमेशा रिलीफ की उम्मीद करता है बजट से। तो उनको देखा जाए तो बाकी लोग तो कभी कभी कोई टैक्स मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सैलरीड पर्सन टैक्स मैनेज नहीं कर पाते। तो उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में कुछ छूट के माध्यम से, हाउस रेंट अलाउंस में कुछ छूट के माध्यम से, और जो स्लैब बढ़ेगा उसमें कुछ छूट मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उसको वो आशा करता है कि उनको ये छूट मिले और इनकम टैक्स का बर्डन उनके ऊपर कम हो, ताकि वो अधिक से अधिक मतलब उसकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो बढ़े, मार्केट में वो कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो निश्चित तौर पर ये सब सर्कल होता है, आगे देश विकास करेगा। सीए फाउंडेशन बजट किस प्रकार से देखता है? सीए फाउंडेशन तो ये देखता है कि जो टैक्स सिस्टम है वो इजी होना चाहिए, उसमें कॉम्प्लिकेशन कम होना चाहिए, और कुछ कुछ काम हो भी रहा है। लेकिन जीएसटी में अभी थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैनुअल इन्वॉल्वमेंट के कारण और वो सारी चीज़ों के कारण उलझने बढ़ गई है। तो उसका भी समाधान इसमें होना चाहिए। और जिस तरीके से इनकम टैक्स को फेसलेस और मतलब समझ लीजिए बोलना चाहिए कि उसमें डिपार्टमेंट में ऑनेस्टी आ गई है, तो उस तरीके से जीएसटी में भी होना चाहिए। तो उससे अपना जो टैक्स सिस्टम है वो इजी हो जाएगा और लोगों को अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। भारत को सशक्त, शक्तिशाली, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और विकसित भारत बनाने का बजट है। इस बजट में युवा, महिला
किसान और गरीब सबकी चिंता की गई है। इस बजट को अगर हम देखें तो ये बजट के माध्यम से लगभग जितने वादे या मोदी जी की गारंटी थी उसको पूरा करने का काम किया गया है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए इस बजट में 411 करोड़ रुपए युवाओं के लिए, जिसमें 2 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा, इसकी व्यवस्था की है। साथ में शिक्षा के लिए 1,48,000 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इस बजट में अगर हम देखेंगे तो रोजगार कौशल के प्रशिक्षण के लिए 1 माह के बराबर वेतन जो 15,000 रुपए होगा वो युवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। जो नियोक्ता हैं उन नियोक्ताओं को भी 50 लाख अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। और शिक्षा ऋण जो है वो 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा, जिसमें 3% ब्याज की छूट होगी। और इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और साथ में एमएसएमई की जो ऋण गारंटी योजना है उसमें 100 करोड़ रुपए तक का अगर कोई ऋण लेता है तो उसको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो शहरी विकास के लिए भी शहरों के लिए 30 लाख से अधिक और 10 शहरों में मकान बनाए जाएंगे और 1 करोड़ मकानों को शहरी आवास के रूप में और 3 करोड़ आवास ग्रामीण आवास के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ शहरों की जल आपूर्ति जो योजना है उसके लिए 100 बड़े शहरों का चयन किया गया है और उसमें मुझे लगता है हमारे छत्तीसगढ़ के भी 5 से ज़्यादा शहर इसमें आएंगे। स्ट्रीट वेंडर के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है, ऊर्जा के संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है और देश को सशक्त बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा के माध्यम से एक नई ऊर्जा का स्रोत ढूंढा गया है और उसके भी प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो और भूमि सुधार के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गई है और शहरी भूमि सुधार के लिए जीआईएस का उपयोग किया जाएगा। श्रम संबंधी सुधार भी किए गए हैं, वात्सल्य योजना और नई पेंशन स्कीम भी लाई गई है। और इनकम टैक्स में जितने सरकारी कर्मचारी हैं जो लगभग 4 करोड़ के आसपास हैं और सरकारी पेंशनधारी हैं उनको इनकम टैक्स में छूट दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समावेशी बजट है और सबकी चिंता इस बजट में की गई है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं सीए चेतन तारवानी इस बार के बजट को ये मानता हूँ कि चहु और विकास वाला बजट है, लेकिन एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो इनकम टैक्स के स्लैब में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, जिससे जो इफेक्ट आएगा 3 इफेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कि पहले आपको 7 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता था, वो अब 7.5 लाख की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, सामान्य जो व्यापारियों की इनकम है 10-15 लाख से ऊपर उनको 10,000 रुपये टैक्स में बेनिफिट होगा। तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 से 75,000 किया गया है, जिसमें सैलरीड पर्सन जिनकी सैलरी 16 लाख या उससे ऊपर है उनको कुल 17,500 का बेनिफिट होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आप पहले खाता बही आपको 10 साल के रखने होते थे, क्योंकि 10 साल तक आपके फाइल फिर से खुल सकता था, लेकिन उसको 5 साल कर दिया गया है। और रेट के केस में अगर सर्वे रेट होता है तो आपको 6 साल के अकाउंट्स वो आपके देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है।